हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वंचना सिंह परिहार, पीसीएस ऑफिसर, एमपीपीएससी 2013 बैच। आज हम सभी यहाँ पर एथिक्स पेपर 4 का जो हमारा पार्ट सेकंड रहता है, जिसमें हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं, इसके लिए इकट्ठा हुए हैं। और केस स्टडी हमारे पेपर 4 का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि 65 मार्क्स आपके सीधे सीधे आते हैं। हमारे जो केस स्टडी है इसका एक बेसिक, वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में सब पता ही है कि केस स्टडी में हमें एक प्रकरण दिया हुआ है, उससे संबंधित क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है कि विषय वस्तु से संबंधित केस स्टडी दी जाएगी, जिसका आपको सॉल्व करना है, उससे संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन बात ये आती है कि केस स्टडी है क्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि केस स्टडी क्या है, तो उसका रिप्लाई आप क्या दोगे? क्या होता है केस स्टडी? कोई एक सटीक रूप में आप बता पाओगे कि केस स्टडी क्या है? या फिर अगर हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो एक कोई मतलब अगर हम जो सोशियोलॉजी के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो जो केस स्टडी मेथड है वो आपकी एक अनुसंधान की पद्धति होती है, ठीक है ना। कुछ किताबों में आपको उससे जोड़ दिया गया है केस स्टडी को कि अनुसंधान की पद्धति। लेकिन हम एथिक्स के पेपर में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम प्रशासनिक मूल्यों के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो और ये अलग अलग है। तो उससे बिल्कुल भी आपको कोरिलेट नहीं करना है कि ये वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, ठीक है ना। है उसी प्रकार से कुछ, लेकिन वो सोशियोलॉजी वाला जो केस स्टडी मेथड है, जिसको हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति कहते हैं, जो कि अनुसंधान की एक पद्धति होती है, और एथिक्स के पेपर 4 का जो हमारा केस स्टडी है, ये बिल्कुल अलग है। तो उस चीज को तो सिरे से नकार देना है। कुछ पुस्तकों में क्योंकि आपको वो मिलता है जो कि टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना। हम एथिक्स पेपर में पढ़ रहे हैं, जहां पर हमको प्रशासन से जोड़ना है इसको। केस स्टडी का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर आपके प्रशासनिक मूल्यों के साथ, जो कि एथिक्स के पेपर पार्ट में आप जो पार्ट 1 आप समझोगे पूरा पढ़ते हो कि हमारे लोक प्रशासन में क्या क्या मूल्य हैं, एक लोक सेवक को क्या करना चाहिए, लोक सेवक की एथिकल वैल्यूज क्या हैं, लोक सेवक के प्रशासनिक गुण क्या होने चाहिए, लोक सेवक जब एक काम करता है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण समाहित होने चाहिए, किन परिस्थितियों में उसको जो कार्य करना होता है वो करना चाहिए, और किन मूल्यों के साथ, किस प्रकार की प्रतिबद्धता के साथ, किस आचरण संहिता एवं नैतिक संहिता, जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना, तो उनके आधार पर एक लोक सेवक को काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो केस स्टडी की बात आ रही है, वहां पर हमारी क्या आ रही है कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सामान्य रूप से आपके एथिक्स के पेपर में यही बोला जाता है कि आप संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हो। मतलब एक सामान्य समझ जो हमारी है वो हमारी ये है कि हमें एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक लोक सेवक के रूप में कोई घटना बताई जा रही है, और उन घटना के आधार पर हमें यह डिसाइड करना है कि हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो एक सामान्य रूप से अगर हम बोले कि केस स्टडी क्या है, तो दी हुई एक घटना दी हुई है, जिसमें एक काल्पनिक रूप से सारी परिस्थितियां बना दी गई हैं, और काल्पनिक रूप से आपको किसी पद पर बैठा दिया गया है, और उस घटना को आपको समझना है, और फिर समझकर स्वयं को उस परिस्थिति में बैठाते हुए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का समाधान आपको करना है, ठीक है ना। तो एथिक्स पेपर 4 में जो केस स्टडी है, उसका सीधा सा मतलब है दी हुई घटना में दिए हुए पद के अनुरूप स्वयं को उस पद पर बैठा के समस्त जो मूल्य हैं, जो समस्त नैतिकता है, प्रशासनिक अधिकारी के जो गुण हैं, उन गुणों को अपने अंदर समाहित करते हुए हमें उस घटना का समाधान करना है। जो भी घटना से संबंधित हमसे अपेक्षा की गई है, उन अपेक्षाओं पे हम कितने तरीके से, किस परसेंट तक अपने आप को बेहतर प्रशासनिक अधिकारी सिद्ध कर पाएंगे, हमें ये वहां पर दिखाना है, ठीक है ना। अब बात ये आती है, हमेशा बोला जाता है कि अच्छा खासा पुराना पैटर्न था, 2 सब्जेक्ट के ऑप्शनल पेपर हुआ करते थे, जीएस का पेपर हुआ करता था, हिंदी का पेपर हुआ करता था, बढ़िया, ठीक है ना। फिर ये उल्टा सीधा सिलेबस क्यों रखा गया? लगता है ना कि हम तो बीए एमए करते थे, वही सब्जेक्ट ऑप्शनल ले लेते थे, बढ़िया मजा आ जाता था, पहले का पढ़ा रहता था,
60 नंबर का एक क्वेश्चन आता था तो हम बढ़िया 1000 शब्द लिखाते थे। 1000 शब्द लिखो तो एग्जामिनर भी कम ही पढ़ता रहा होगा, अंडरलाइन जो करते थे शायद वही पढ़ता रहा होगा, तो नंबर मिल जाते थे। सी सेट ला दिए, फिर उसके बाद एथिक्स का पेपर ला दिया, पेपर लाए तो लाए, अब केस स्टडी भी ला दिए। हिंदी में भी हम अपठित गद्यांश लिखते हैं, लिखते हो ना, संक्षेपण लिखते हो, इसकी क्या जरूरत थी। अब आप ये बताइए कि लोक सेवा आयोग को अपने प्री और मेंस की परीक्षा में इस प्रकार का सिलेबस लाना, आयोग आपसे क्या चाहता है? समस्याओं का समाधान आप एक अधिकारी के रूप में किस प्रकार से कर पा रहे हैं? हाँ, मतलब क्या है, हम जानते हैं कि आयोग इस केस स्टडी को आपके सिलेबस में ला रहा है, इसका मतलब है कि वह आपके अंदर छुपे प्रशासनिक गुणों को उभार कर देखना चाहता है। वो आपको ट्रेनिंग देगा, नरोन्ना भेजेगा, सब करेगा, चयन हो जाएगा तो वो सब करेगा, लेकिन वो ये चाहता है कि पहले से ही, हम नेतृत्व पढ़ते हैं, आप लोगों ने लीडरशिप पढ़ी होगी, लीडरशिप में रहता है ना मान गुण सिद्धांत, जन्म आधारित सिद्धांत, बहुत सारे हमारे लीडरशिप के गुण जो सिद्धांत है, उनमें से क्या रहता है, कुछ तो पैदा ही लीडर होते हैं। अब यहाँ पर पैदा ही लीडर होते वो है कि नहीं अलग बात है, लेकिन आयोग ये देखना चाहता है कि इतने सारे लोग परीक्षा दे रहे हैं, 571 पोस्ट हैं, कितने क्वालिफाई किए हैं? 10,000, ठीक है ना। अब 10,000 में से उसको इंटरव्यू के लिए 571 इंटू 3 टाइम्स इंटरव्यू में जाएंगे, मतलब लगभग उसको 2100 लोगों को क्वालिफाई कराना है इंटरव्यू के लिए। अब छटनी कहाँ से करे, तो कहाँ से वो करे, तो वो यहीं पर देखना चाह रहा है कि जिनमें इस प्रकार के गुण हैं हम उनको ही स्क्रीनिंग करके बाहर लाए ना, हम उनको ही लेके आए जिनमें कुछ गुण हैं, क्योंकि गधे को तो घोड़ा कभी नहीं बनाया जा सकता है, कमजोर घोड़े को मजबूत घोड़ा जरूर बनाया जा सकता है। तो रट्टाफिकेशन वाले जो लोग हैं वो यहीं पर छटना स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया अगर इनमें नहीं है वो गुण, ठीक है ना, तो लेकिन जरूरी तो नहीं है 4 पेपर 6 पेपर होते हैं, तो अकेले इसी में डिसाइड नहीं होगा। ये मत सोचना कि मेंस निकल गया तो हम ही बस है ना, बाकी जिनका रुक गया, क्योंकि जरूरी नहीं है एथिक्स में हो सकता है उनके अच्छे नंबर आए हों, बाकी कहीं रुक गए हों। 3rd पेपर है अपना इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी रुक सकते हैं ना, तो ये नहीं है। लेकिन आयोग यही चाहता है, हमारे जो चयन करता है वो चाहते हैं कि इसके माध्यम से वो अभ्यर्थियों के अंदर निहित जो प्रशासनिक गुण हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, परिस्थिति को समझने का जो उनका एप्टीट्यूड है, जो उनका कार्य करने का एटीट्यूड है, उन सब चीजों को इस केस स्टडी के माध्यम से वो उभार सके, ठीक है ना। तभी वो आपको कोई ना कोई प्रकरण देगा और उस प्रकरण में बोलेगा कि अब बताओ आप क्या करोगे। बात ये आती है कि किसी भी केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, और उसको सॉल्व करने से पहले आपको एथिक्स का सिलेबस पूरा बनना चाहिए। एथिक्स के सिलेबस में आप पढ़ते हो लोक सेवक के गुण, ठीक है ना, क्या क्या होने चाहिए, उसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता, निष्पक्षता, सारे गुण आप पढ़ते हो। इसके अलावा जो प्रशासन से संबंधित आपकी मनोवृत्ति है, अभिक्षमता है, अभिप्रेरणा है, जितना भी आप सिलेबस में पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपसे बननी चाहिए। उनकी डेप्थ में आपको समझ होनी चाहिए कि हाँ, प्रतिबद्धता का मतलब है कि आपको जो भी काम दिया गया है या जिस काम के लिए शासन ने आपको प्राधिकृत किया है, या फिर व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भी बात करें तो जैसे आप अपने सिलेबस के लिए इतना ज्यादा कमिटेड हो कि ना तो किसी प्रकार की कोई बाधा आपको रोक रही है, ना यहाँ पर पंखा कम है या ठंड के मौसम में भी गर्मी है तो भी थोड़ा सा आप लोग उसको एडजस्ट कर रहे हो। ये होता है कि किसी भी काम के प्रति आप कितना प्रतिबद्ध हो, कितना कमिटेड हो, डेडिकेशन, समर्पण है कि नहीं हमको एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। वर्तमान परिस्थिति में हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो दूसरा लक्ष्य निर्धारित करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये हमारा लक्ष्य है कि हमें सबसे पहले पीएससी में सिलेक्शन लेना है, उसके बाद हम दूसरा लक्ष्य बनाते रहेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति से तो हमारा यही,
और उसी के लिए हम डेडिकेटेड हैं। इतनी विषम परिस्थितियां आपकी चल रही है, वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन वो भी आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं कर पा रही है। ये है आपका डेडिकेशन अपने लक्ष्य के प्रति। इसी प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी से भी ये अपेक्षा की जाती है कि जिस भी पद पर आप बैठे हैं, उस पद में जो प्राधिकार आपको दिए गए हैं, उस प्राधिकार के अनुरूप आपको जवाबदेहिता दी गई है, आपको कुछ दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्वों के प्रति आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट सेम होना चाहिए, और वही सब चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। कुछ गुण आपके हैं, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। अब यहाँ पर आप सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को कैसे करोगे? किस चीज की सत्यनिष्ठा आपसे मांगी जा रही है? जो भी काम आप कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार से गलत ना करो। आपके प्राधिकार, आपके कर्तव्यों के बीच में जो भी सही है आप वही करो, और वही आपकी ईमानदारी है कि आप किसी भी प्रकार से विचलित हुए बिना अपने कार्य को करोगे, तो वो ईमानदारी है। जो आपके लिए निर्धारित काम है, उस निर्धारित काम में आप कामचोरी नहीं करोगे, वही आपकी ईमानदारी है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, हमने पैसा थोड़ी लिया था, हमने कुछ नहीं किया था, हम बहुत ईमानदार। आपने पैसा भी कुछ नहीं लिया था, आपने सरकार की योजनाओं का लाभ भी किसी को नहीं दिया, आप ईमानदार कहलाओगे? आप कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं। तो ईमानदारी का मतलब एक ही चीज नहीं है कि हमने पैसा नहीं लिया तो हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी का मतलब ये है कि जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति भी आप ईमानदार हो, और आप जो भी लाभार्थी हैं उनको वो संपूर्ण लाभ दिलवा रहे हो जो शासन ने निर्धारित किए। अभी भी आप देखो, आप घर में बोल दो कि हम इंदौर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, और आप यहाँ पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करो, तो क्या आप ईमानदार हो? नहीं। जो आपका कर्तव्य है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो आपका प्रशासनिक रूप से हो, कहीं पर भी हो, एज अ व्यवसायी भी आप जब कहीं जाओगे तो वहां पर भी इन्हीं गुणों को आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितना भी आपने एथिक्स में पेपर 4 में पार्ट ए में पढ़ा है, उन्हीं सब चीजों का उपयोग करते हुए हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं। तो इसका आप जिन लोगों के पास है केस स्टडी, उत्तर नहीं है पीछे आ रहे 2 मिनट। इसके अलावा चलिए अब आप ये बताइए कि संविधान के किस भाग में लोक सेवा से संबंधित दिया गया है? कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 308 से 311 आप क्यों छोड़ देते हो? 308 से 323, ठीक है ना। आपका भाग 14 308 से 323 है, और जहां पर आपको लोक सेवकों को जो संरक्षण मिला है, लोक सेवा एवं लोक सेवक, उनके कर्तव्य, सेवा शर्तें, सब कुछ लिखा है। मतलब आप जब जा रहे हो तो एक संवैधानिक पद की ओर जा रहे हो, और आपकी प्रतिबद्धता सबसे पहले संविधान के प्रति है। संविधान में आपको संरक्षण भी दिया है, संविधान में आपके कर्तव्यों का भी लिखा हुआ है कि आपके ये कर्तव्य होने चाहिए। संविधान की उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के द्वारा लोक सेवकों के लिए आचार संहिता बनी हुई है, और प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने राज्य में प्रशासनिक सेवकों के लिए, लोक सेवकों के लिए एक आचार संहिता बनी हुई है कि उसको क्या क्या काम करने चाहिए, कौन कौन से कार्य जो हैं उसके द्वारा किए जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब आप एक लोक सेवक के रूप में आते हो तो आपकी प्रतिबद्धता संविधान के साथ जो भी विधायिका के द्वारा निर्मित विधियां होती हैं, जो भी कानून होते हैं, उनके प्रति हो जाती है। उसके बाद आपके नियम के बाद आपके रेगुलेशन, विनियम आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जो नियम के अधीन आपके विनियम बने हैं, उनके भी जो क्रियान्वयन है वो आपकी ही जवाबदारी हो जाती है। तो आपकी जो प्रतिबद्धता होती है वो संविधान के अंतर्गत विधायिका के द्वारा निर्मित अधिनियम, नियम के नीचे जो विनियम होते हैं। आपको पता है कि अधिनियम बनाने का अधिकार केवल विधायिका के पास है, लेकिन नियम और विनियम बनाने का अधिकार विधायिका कार्यपालिका को भी दे देती है। तो जब कार्यपालिका को दे देती है, इसका मतलब है जब आप कार्यपालिका के ऐसे स्तर पर बैठे हो
जहां पर नियम बनाने की शक्ति विधायिका ने आपको डेलीगेट की है, आपको प्रत्यायोजित की है, तो आपका एक काम बढ़ जाता है नियम भी बनाना। मतलब क्रियान्वयन तो करना ही करना है, नियम भी बनाना है, और नियम के साथ साथ रेगुलेशन विनियम बनाने का काम कार्यपालिका ही करती है। सामान्यतः विनियम कार्यपालिका बनाती है ताकि किन्हीं भी कार्यों का सुचारू क्रियान्वयन किया जा सके, और विनियम जो होते हैं वो थोड़ा सा सरल होते हैं, और उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका हम और आप जो करते हैं वो सीधे सीधे वही होते हैं रेगुलेशंस और लॉज, नियम, और जिसको हम रूल बोल देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका क्रियान्वयन हम कर रहे होते हैं बिहाफ ऑफ जो आपके एक्ट होते हैं और जो आपका संविधान होता है, ठीक, उनके हिसाब से। इसके बाद अगर आप और थोड़ी सी चीज देखोगे तो लोक सेवक के कार्यों में उसकी स्वतंत्रता बाधित ना हो तो संविधान ने ही उसको संरक्षण प्रदान किया है। कौन सा अनुच्छेद है जो आप संविधान में लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान करता है? 311 है ना। वो हम लोग मतलब अगर सामान्य और हंसी मजाक की भाषा में बोलो तो हम सभी को वो अमरत्व प्रदान करता है कि आप हमें से जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। मिलते मिलते सरकारी नौकरी मिल गई तो निकालना इतना आसान नहीं है। तनख्वाह रोक लोगे, सस्पेंड कर दोगे, निकालना बहुत मुश्किल है। तो एक बार हम लोक सेवक बन गए तब तो फिर अमरत्व हमको अनुच्छेद 311 देता है, जिसके लिए आप लोग जानते हो बहुत बार विवाद चल रहा है कि 311 में संशोधन किया जाना चाहिए, ऐसा वैसा, लेकिन नहीं किया जाना चाहिए। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि अगर 311 का संरक्षण नहीं मिलेगा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को तो उसके हाथ बंध जाएंगे, वो दूसरों के अंडर में काम करने लगेगा। तो इसलिए वो अनुच्छेद वहां पर बहुत जरूरी है, और संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के संविधान का निर्माण किया है। तो वर्तमान की जितनी भी बातें रहती हैं वो निराधार हैं, समय समय पर लोगों की डिमांड समय और परिस्थिति के अनुरूप होती रहती है। तो ये आपका संविधान के प्रति जो थोड़ी बहुत चीजें हैं। इसके अलावा जो लोक प्रशासन में कुछ चीजें आप पढ़ते हो कि जब व्यक्ति के साथ कोई डील कर रहा है, जैसे मैं हूं या आप हो, ठीक है ना, आप कलेक्टर हो, तो आपका काम क्या है, किससे डील करोगे आप किसके लिए काम कर रहे हो? क्या आप राजा महाराजाओं के लिए काम कर रहे हो? पब्लिक के लिए, जनता के लिए। और इसी बात भी आपने आप देखिए तो स्टेट आपके राज्य, कितने प्रकार से हम राज्य को डिफाइन करते हैं? राज्य कितनी प्रकृति का सामान्य रूप से आप बात करते हो? 2 प्रकृति का होता है राज्य। आपका 2 प्रकृति के राज्य होते हैं, कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट और नियामकीय राज्य या पुलिस स्टेट। राज्य की 2 प्रकृति होती है, वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट। इनमें अंतर क्या रहता है? जो आपका वेलफेयर स्टेट होता है इसका प्राथमिक उद्देश्य जनहित होता है। दोनों का उद्देश्य सेम है, केवल प्राथमिकता बदलती है। वेलफेयर स्टेट का प्राथमिक उद्देश्य जनहित होता है, जन कल्याण, और सेकेंडरी हो जाता है वहां पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना। और सेम चीज अगर हम नियामकीय स्टेट या पुलिस स्टेट में देखेंगे तो यहां प्राथमिकता क्या हो जाती है? कानून व्यवस्था, और सेकेंडरी हो जाता है आपका जनहित। ठीक है ना। 1947 को 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आजाद होता है वैसे ही भारत को वेलफेयर स्टेट घोषित किया जाता है कि भारत हमारा कल्याणकारी राज्य है। मतलब जब भारत का संविधान तैयार होता है तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर होता है। जो संविधान में भाग 14 में उल्लेखित लोक सेवा है वो जन कल्याण प्राथमिक उद्देश्य के साथ काम करती है। हमको जनता के हितों को सर्वोपरि रखना होता है। इसीलिए आप लोग देखते हो कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन, हिंसक आंदोलन चलते हैं, उसके बावजूद शासन या तो क्या करेगा कि वो पानी की बौछार डालेगा या फिर खड़ा रखेगा, आंदोलन को रोकने की कोशिश करेगा, अश्रु गैस चलाएगा, गोलियां नहीं चलाता है। क्यों?
क्योंकि वो जनहित के लिए काम कर रहा है। सेकेंडरी है, ये करना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बट जनता के हितों को दांव पर लगाते हुए नहीं। तो जब हम वेलफेयर स्टेट में काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो लोक सेवक है वो जनता के लिए काम करेगा। उसकी प्रतिबद्धता नियम कानून संविधान के बाद किसके प्रति है? जनता के प्रति है। आपसे पूछा जाता है कि एक लोक सेवक की प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिए, तो एक लोक सेवक की प्रतिबद्धता जो है वो संविधान, नियम कानून एवं जनता के प्रति होती है। तो जब भी आप डील करते हो केस स्टडी में किसी केस को, तो इन सब चीजों को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हम वेलफेयर स्टेट में हैं। वेलफेयर स्टेट में जनता का हित सर्वोपरि है। तो जब भी सरकार की कोई स्कीम आ रही है, कोई भी उसकी योजना है, आज आप और हम रोज जो मतलब प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं कि एकेडमीज ओपन नहीं हो रही हैं, एजुकेशन सेक्टर को नहीं खोला जा रहा है, आपके स्कूल कॉलेज को नहीं खोला जा रहा है। आप एक बात मुझे बता दीजिए कि आपके घर में 10 साल का बच्चा है, स्कूल खोल भी दिया जाएगा तो क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे? नहीं भेजोगे। मेरी बेटी है 10 साल की, स्कूल खुल भी जाएगा तो मैं फीस जमा कर दूंगी, मगर बेटी को नहीं भेजूंगी। क्यों? क्योंकि आज हम लोग डरते हैं कि कोरोना का संक्रमण किसी को कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? तो बीइंग अ पेरेंट अपन क्या सोचते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को घर में रखें, लेकिन वहीं पर यदि आप खुद स्कूल के संचालक हो तो आप वहां पर आपके दूसरे वैल्यूज आ जाएंगे ना। वहां पर आपको क्या लग रहा है, 1 साल से हम पूरी तरीके से सड़क पे आ गए हैं, स्कूल बंद होने की कगार पर आ चुका है, सरकार को स्कूल खोल देना चाहिए, परमिशन दे देनी चाहिए। मुझे भी अभी 25 तारीख को, कल ही परसों था ना क्रिसमस, मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है। मतलब पहली बार इन 10 महीनों में मैं भी पब्लिक प्लेस में जाके देखी, जबकि हम तो पब्लिक डीलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस में हम लोग नहीं गए थे, अपने कार्यालय और अपने जो कार्यालयीन क्षेत्र है वहीं तक सीमित थे। तो लग रहा था कि इंदौर में कोरोना नहीं है, केवल और केवल एजुकेशन सेक्टर को क्यों रोका गया है। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि भले ही खोल देंगे स्कूल, बच्ची को तो मैं भेजूंगी नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है बंद है कि खुला है। इस प्रकार की बातें आपकी आती हैं। अब यदि बोला जाए कि कलेक्टर महोदय के द्वारा क्यों नहीं खोला जाने की अनुमति दी जा रही है, सिंपल सी बात है, जनहित। यहाँ पर वो थोड़े से व्यावसायिक संबंधियों को फायदा दिलाने की बजाय वो जनता की हित के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एजुकेशन सेक्टर को ओपन करते हैं, आउटसाइडर्स स्टूडेंट्स, बोर्डिंग स्कूल में, हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स तुरंत इंदौर पहुंच जाएंगे। इंदौर में वर्तमान में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने में उनका अमला लगा हुआ है। तो उनका विवेक है वो ये कह रहा होगा, जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर अपन को बना दिया जाए केस स्टडी में, तो उनका विवेक ये कह रहा होगा कि यदि अभी हमने ओपन किया तो हॉस्टल्स भर जाएंगे, सब कुछ भर जाएंगे, और जो क्राउड आएगा उस क्राउड को संभालना मुश्किल हो सकता है। इंदौर में उतने कोविड से संबंधित फीवर क्लिनिक बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना या फिर उसकी मेडिसिन उपलब्ध कराना प्रशासन की क्षमता के बाहर हो रही हो, इसलिए प्रशासन ने उसको रोक रखा है। ये होती है कि जो भी स्थिति है, उस स्थिति में जो भी अधिकारी निर्णय ले रहा होता है वो किस प्रकार से पहली प्राथमिकता जनहित को देता है, और उसके लिए आप आंदोलन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रशासन को। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हमेशा प्रशासन करता है, लेकिन अंततः वो यही देखता है कि मैक्सिमम जो आपका पब्लिक वेलफेयर है वो कहां पर है, उस मैक्सिमम वेलफेयर के आधार पर ही डिसीजन लिए जाने हैं। तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी आप स्वयं को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वहां पर बैठाते हैं तो आपको वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से आपको काम करना है। इसमें आपको कानून व्यवस्था भी बनाए रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो उस हिसाब से फिर जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, इन बिंदुओं को भी वहां पर आपको लेना है। अब अपन केस स्टडी जो है उसमें स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलिए, इसके पहले मैं 1-2 चीजें और आपको बता दूं, जो आपके प्रशासन से संबंधित कुछ आपके सिद्धांत हैं। छोटा छोटा बस आपको समझ लेना है कि क्या होता है, क्या चीजें आपकी सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं।
जब प्रशासन में आप लोक प्रशासन में सिद्धांतों की बात करते हैं तो आपकी दो प्रकार की विचारधारा आती है, ठीक है ना। मानव को प्रशासन के जो सैद्धांतिक चिंतक थे उन चिंतकों ने दो प्रकार से माना है। एक आपकी एक्स विचारधारा होती है, एक आपकी वाई विचारधारा होती है, ठीक है ना। मतलब मानव को किस प्रकार से माना गया है। एक्स विचारधारा कहती है कि मानव आपका आर्थिक प्राणी है, और वाई विचारधारा कहती है कि मानव आपका सामाजिक प्राणी है, ठीक है ना। जो आर्थिक प्राणी की बात है वो ये कह रही है कि जो मानव है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप मैक्सिमम उसको पैसा दे दो और किसी भी प्रकार का काम ले लो। सामाजिक जो आपकी वाई विचारधारा है वो कहती है नहीं, मानव जो है वो समाज में रहता है, वो सामाजिक प्राणी है। उसके साथ यदि आप उसकी समस्याओं, उसके साथ सहानुभूति रखो, दया, करुणा, इस प्रकार से अगर आप उसके साथ डील करोगे तो वो कुछ भी कर देगा, ठीक है। लेकिन इन्हीं के बीच में एक आपकी व्यवहारवादी विचारधारा भी है, जिसको हम कहते हैं कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये कहती है कि ये दोनों ही विचारधाराएं एक तरफी है। मानव ना तो 100% आर्थिक प्राणी हो सकता है और ना ही वो 100% सामाजिक प्राणी। बिल्कुल सही है। हम आप ना तो पूरी तरीके से आर्थिक प्राणी है कि हमको बस पैसा देते जाओ और जितनी बेइज्जती करना हो करते जाओ। सरकारी नौकरी भी छोड़ के भग जाओगे अगर ज्यादा बेइज्जती होगी। रखो अपनी नौकरी, हम तो जा रहे। मतलब भैया इज्जत सम्मान से आए हैं, इज्जत सम्मान से नौकरी करेंगे, करवाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जा रहे हैं कहीं और रहेंगे। मतलब पैसे के दम पे आप हमारी बेइज्जती करोगे और सोचोगे कुछ भी काम कराओ तो हम तो नहीं करेंगे। लेकिन आपको बहुत सम्मान मिल रहा है, सिर पे बैठा के रखे हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं है घर में खाने के लिए, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। क्या करोगे काम? तब भी नहीं करोगे। ऐसे सम्मान का कोई मतलब नहीं है जब आप अपने परिवार को ही पाल ना सको। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक तो पैसा भी जरूरी है। मतलब क्या है, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो एकदम उचित है कि मानव 100% ना तो आर्थिक प्राणी होता है ना ही सामाजिक प्राणी होता है। जब वो काम करता है तो उसको सब चीजें चाहिए। ये यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना कोई निर्णय लोगे तो उच्च आदर्शवादिता तक आपको नहीं पहुंचना है। मतलब नहीं होता उच्च आदर्शवादिता, तुम तो हमें जेल में डाल दो, तुम तो हमारा ट्रांसफर करा दो, तुम तो हमको मार डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ईमानदारी के इतने चरम पर हैं कि अपने मंत्री को बोलेंगे जाओ तुमको जो करना हो हम तो ऐसे करेंगे। ऐसा कोई नहीं करता है। केस स्टडी को सॉल्व करते समय व्यवहारिक अप्रोच अपनानी पड़ती है। आपसे कोई बोलेगा कि तुम्हारे बच्चे को मैंने किडनैप कर लिया है, ठीक है ना, तो अब बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम ये काम छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? कितने लोग हैं जो उस काम को छोड़ देंगे और बोलेंगे तुम तो मार डालो मेरे बच्चे को, मैं तो ये काम करके रहूंगा। कौन सी मूवी आई थी अजय देवगन की, उसकी वाइफ को बहुत इकाई थी ना, वो रेड डालता है, वो असली घटना पे जो थी। हाँ रेड है, कुछ और है नाम उसका, उसमें बहुत सारा पैसा निकलता है, जहाँ जहाँ मारता है वहीं से 16 गिरने लगता है। मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है ना। अच्छा दोनों मूवी पिक्चर कर दिए हैं, ज्यादा देखते नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं। अरे मुझे ये सत्य घटना पर आधारित एक आई है ना जिसमें वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहता है और चलो जो भी है, वो आपका आदर्शवादिता का उच्च स्तर था, लेकिन फिर भी उसने अपनी वाइफ के लिए प्रोटेक्शन मांग लिया था, अपनी पूरी टीम को वहां से उसने भेज दिया था। मैं वो आपको इसलिए यहाँ पर इंसिडेंट बता रही हूँ कि वो आदर्शवादिता के उस स्तर पर नहीं था कि अपनी पूरी टीम को मरवा डाले या अपनी वाइफ को नुकसान होने दे। अपने लिए व्यक्ति जोखिम उठा लेता है, अपनों के लिए जोखिम नहीं उठाता। उसने क्या अपनी पूरी टीम को भगा दिया कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, तुम सुरक्षित निकल जाओ। वाइफ के लिए उसने पुलिस प्रोटेक्शन करवा दिया, खुद बैठा था। तो एक दक्ष जो प्रशासनिक अधिकारी होता है इसी प्रकार से काम करता है कि वो काम भी कर ले
उसके उच्च जो मूल्य हैं, प्रशासनिक मूल्य हैं, उन मूल्यों के साथ में रहकर अपने सामाजिक मूल्यों के साथ में भी काम करें। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि व्यवहारवादी अप्रोच आपको अपनाना है। जब भी किसी स्थिति में समाधान करेंगे तो हमारे जो प्रशासनिक दायित्व हैं, मूल्य हैं, उनके साथ साथ आपके जो मानवीय मूल्य हैं उनको भी समाहित करना है। और आप देखोगे कि इसी प्रकार से जब मूल्यों में कॉन्ट्रडिक्शन आता है, संघर्ष होता है, मूल्य संघर्ष आपने पढ़ा ही होगा एथिक्स में कि दो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाले मूल्यों के बीच में जब संघर्ष होता है तो हम किसको चुने। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके कुछ जो एथिकल वैल्यूज हैं दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन क्या करें जो है ना। तो आप देखते हो नैतिक दुविधा भी है, इस प्रकार की चीजें आपको आएंगी और उनको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही है आपका डिसीजन मेकिंग। यहीं पर आपका आएगा कि आप सामने वाले को कैसे समझाओगे। तो प्रबोधन संप्रेषण जो आपका आएगा, कम्युनिकेशन स्किल वहां पर आपकी आएगी, परसुएशन आएगा कि आप सामने वाले को कैसे समझा पाओगी, आप अपनी बातों से कैसे कन्विंस कर पाओगे कि बिना नुकसान किए, बिना सामने वाले वरिष्ठ अधिकारी को नाराज किए आप अपनी सही बात को मनवा ले जाओ। यहीं पर आएगी आपकी लीडरशिप कि आप अपने ऐसे कर्मचारियों को जो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हैं और उनकी कार्य करने की स्थिति बिल्कुल नहीं है, लेकिन मात्र आपकी लीडरशिप में वो आपकी पूरी फौज आपके साथ खड़ी है कि हाँ ठीक है सर, मैडम आप कर रहे हो तो हम भी करेंगे। ये होती है लीडरशिप कि आप विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अपने साथी कर्मचारियों को साथ में लेके उस काम को करवा ले जाओ। और यही सारी चीजें आपको केस स्टडी में बताना है। ठीक है ना। अब आप सभी के पास आ गया ना केस स्टडी, अभी मैं अभी आई हूँ, किसी से वहां पर ले लो जब तक हम बड़े सर से ले लेते हैं। ये वाला सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं गंभीर प्राकृतिक आपदा वाला। ठीक है ना, पलट लीजिएगा। गंभीर प्राकृतिक ये आपका ठीक है, मिल गया है ना। इसमें आपका है एक गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित। अच्छा हाँ, इस चीज को और थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी में हर लाइन में पढ़ते हुए जो भी इंपॉर्टेंट आपको कीवर्ड समझ में आते हैं तुरंत अंडरलाइन करते चलिए। क्यों? क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है और वहीं से आपको उत्तर मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उन चीजों को, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वैल्यूज, कौन कौन से गुण और किन किन चीजों पर हमें आगे डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक आपदा, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई है प्राकृतिक आपदा। गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। मतलब एक कोई प्राकृतिक आपदा आई है और वहां पर बचाव कार्य के लीडरशिप आपके पास है। तो नेक्स्ट हो गया आपका बचाव कार्य का नेतृत्व। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, बेघर हो गए हैं मतलब विस्थापन हो रहा है। ठीक है, बेघर हो गए हैं, भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं लगभग समाप्त हो चुकी है, सीधे लिखा है वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मांगों के क्षतिग्रस्त होने से, आपूर्ति मार्गों के, है ना, मूसलाधार वर्षा हो रही है और जो भी वहां पर सड़क मार्ग या ट्रेन मार्ग जो है आपका आपूर्ति मार्ग, जहां से आप वो बचाव, उनको रसद, उनको खाना पानी पहुंचा सकते हो, वो क्या हो गया, क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया। ठीक है, विलंबित और सीमित राहत कार्य से, विलंबित देर से पहुंच रहा है। कहते हैं ना कि डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के रूप में ही होता है। तो विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हैं। इस चीज को यहाँ पर इसको अंडरलाइन करिए कि विलंब हो गया है और जो राहत कार्य है वो भी सीमित रूप से पहुंच रहा है। तो स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है, अब जो बचाव कार्य का दल, जो हमारा दल है, हम जो बचाव कार्य के नेतृत्व करता है, हमारी टीम पहुंचती है, तब लोग, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं, यहां तक कि उनकी पिटाई भी कर देते हैं। आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब यहाँ पर लिखिए गंभीर रूप से घायल हुआ, मतलब घायल बस नहीं हुआ है, गंभीर रूप से घायल हो गया है। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे में के डर से आपसे आग्रह करते हैं कि बचाव कार्य को रोक दिया जाए। अब देखिए आपके पास दुविधा यही से स्टार्ट हो रही है।
आपको सरकार ने बचाव कार्य दिया, आपके लोगों, आपकी जो टीम है उनमें लोगों को मरने का खतरा होने लग गया, वो पीछे हटने लग गया कि रोको तो हम तो जा रहे हैं घर। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इन विषम परिस्थितियों में आपकी क्या अनुक्रिया रहेगी, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। अब आप बताइए, सबसे पहला रिस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर। यदि इतनी परिस्थितियां हैं, देर से पहुंचे हो, लोग बहुत ना, ऐसा होता है, सामान्य रूप से होता है, किसी भी ऑफिस में आप जाओ, मंगलवार को अगर आप कलेक्ट्रेट के 102 के बाहर देखोगे तो मतलब जो भी कर्मचारी या जो भी मतलब जो लाभार्थी होते हैं पहुंचते भी 1 बजे के बाद है, मतलब 11 से 1 जन सुनवाई का समय होता है, 1 बजे के बाद पहुंचेंगे और फिर चिल्लाएंगे कि तुम हमको तो साहब से मिलने नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी ही सेवा देर से पहुंची है, मतलब वहां पर वो तब हंगामा मचाते हैं जब खुद की गलती होती है। अब यहाँ तो सरकार की गलती है कि भैया सरकार ही देर से पहुंची है। अब जब सरकार देर से पहुंची है तो सरकार को उन्होंने पत्थर मारा, सब मारा, आप ही लोग, हम लोग के ऊपर अगर पत्थरबाजी हो रही है तो आप बोलने लगे कि एक तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा है, हमारे ऊपर मार रहे, हमारे बीवी बच्चे भी है, हम तो जा रहे हैं। अब आपसे बोला जा रहा है चलो आप ही लीड कर रहे हो, आपसे बोला जा रहा है कि देखो हम तो नहीं करेंगे साहब काम, हम जा रहे हैं, रोक दो यहीं पर, अनाउंस कर दो तो हमारी नौकरी बच जाएगी। अब आप लीडर हो तो आप क्या करोगे, क्या आप ऐसा करोगे? और आपके साथी सब मर जाएंगे फिर क्या होगा? उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, साथ में जन कल्याण के लिए त्वरित रूप से सहायता पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी टीम को समझाना पड़ेगा ना। सबसे पहला काम जो है आपकी त्वरित अनुक्रिया होगी, अपनी टीम को कन्विंस करना कि इस काम को नहीं रोकना है। सबसे पहला एक्शन आपका होगा कि उस टीम को आप इतना मोटिवेट करो, इतना अभिप्रेरित करो कि वो आपके साथ खड़ी हो जाए। सामाजिक लाभ देना है, आर्थिक लाभ देना है, कुछ भी करना है, पहला रिस्पांस आपका होगा टीम को मोटिवेट करना, तभी तो आप आगे का काम कर पाओगे, ठीक है ना। तो जब भी हम आपका एक एक्शन बनाते हैं कि हमको क्या करना है, तो हम उसमें प्रायोरिटी देखते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा जो काम है, जो हम कर रहे हैं, वो गलत ना होने पाए, वो रुकने ना पाए। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्स रहेगी टीम को मोटिवेट करना हर तरीके से, और इनको फिर मोटिवेट करके आपने क्या किया, बचाव कार्य प्रारंभ किया। त्वरित रूप से इनकी सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे, सरकार को सूचित करके सिक्योरिटी की व्यवस्था करोगे। फिर यही साथ साथ में साइमल्टेनियस आपका पैरेलली काम क्या चलेगा, सिक्योरिटी भी मंगाए हो और आम जनता से भी संवाद करने की स्थिति बनाओगे, आम जनता के पास जाओगे। अगर आप इतिहास में जाते हो तो 1947 को जब भारत आजाद हो रहा था, तो जो हमारा सांप्रदायिक माहौल तैयार हुआ था, वहां पर उस समय पे महात्मा गांधी जी की जो भूमिका थी, क्या थी, यही थी ना। लोगों तक जा जाके पहुंच कर वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सांप्रदायिक माहौल समाप्त करो। तो एक लीडर ऐसा ही काम करेगा। अपनी टीम को भी उसने काम पे लगा दिया, अपनी टीम के लिए सुरक्षा उसने शासन से मांग ली है, तुरंत उसने सुरक्षा मांगी। फिर उसके बाद वो बचाव कार्य के अच्छे से सुचारू रूप से संचालित कर सके, तो उसको खुद भी उतरना पड़ेगा जमीनी स्तर पर। यदि लीडर घर पे बैठ के वहां से फोन पे कम्युनिकेट करेगा तो उनकी टीम तुरंत भाग जाएगी। क्या बोलेंगे, हमको मरने के लिए छोड़ दिया, खुद एसी रूम में बैठा। ऐसे समय पर टीम लीडर अपने टीम के साथ जब बिल्कुल फील्ड पे काम करता है, तो उनकी जो टीम होती है वो बकायदा उसी उत्साह के साथ काम करती है। तो वहां पर आप खुद भी साथ में लोगों से संवाद करोगे, वहां पर आप लोगों को समझाओगे कि भाई हमारी गलती नहीं थी, हम आपके लिए ही आए हैं, आप हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। एक लाइन आपने यहाँ पर पढ़ी है, आने जाने का मार्ग बाधित हो चुका है। यदि आपका रोडवेज बाधित है, फिर आप रसद आपूर्ति और जो बचाव कार्य की आपूर्ति है वो कहाँ से लाना, ये भी सोचना पड़ेगा ना। त्वरित रूप से आप शासन को अवगत कराओगे कि इस क्षेत्रों में सड़क मार्ग से देरी हो रही है, जिससे स्थानीय जनता इतनी आक्रोशित है, तो कृपया करके बाय एयर, हेलीकॉप्टर या फिर जो हमारे जो
रैपिड एक्शन फोर्स होती है आपके CISF, CRPF, BSF, ITBP, जहां भी स्थिति है, यदि आपका पहाड़ी क्षेत्र में है तो ITBP को वहां पर आप डिमांड करोगे, फौज की डिमांड करोगे। यदि आपके लोकल पुलिस से हेल्प नहीं, आपको लग रहा है कि ये स्थिति नहीं संभाली जा सकती है, तो आप तुरंत जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं उनकी हेल्प के लिए शासन को पत्र लिख दोगे और दूरभाष पर सूचित करोगे। दूरभाष बाधित है तो आप वहां पर फैक्स करोगे, वहां पर आपके जितने भी कम्युनिकेशन के साधन, उन साधन के माध्यम से सरकार को सूचित करके तुरंत वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाओगे, ताकि विलंब ना होने पाए। आपके बचाव कार्य को त्वरित रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए आप ये सारी व्यवस्थाएं करोगे, ठीक है ना। तो ये है आपका कि यदि आपकी टीम मना करती है तो वहां पर आप कैसा कोऑर्डिनेशन करोगे। कोई और अपना इनोवेशन बताना चाहता है तो वो बताए। एनजीओ को साथ में लेके और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता प्रशासन से नाराज है, प्रशासन की बात नहीं सुन रही, तो हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ में लेंगे, एनजीओ लेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप समुदाय, ठीक है ना, सिविल सोसाइटी को आप साथ में लोगे, उनकी भूमिका को बढ़ाओगे, ठीक है ना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला कि यहाँ पर आप ये सब चीजें करोगे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको बचाव कार्य को पूरा करना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको साहस दिखाना है, कार्य के प्रति समर्पण दिखाना है, बेहतर आपको जो प्रबोधन है वो दिखाना है, आपका कम्युनिकेशन दिखाना है, आपकी लीडरशिप दिखानी है, आपका क्विक डिसीजन मेकिंग दिखाना है, और आपका कोऑर्डिनेशन दिखाना है कि आप वरिष्ठ स्तर, अधीनस्थ स्तर, सिविल सोसाइटी, उन सब के बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक है। वो लगभग अपन कहा गया है ना, क्या क्या दिखाना है, जो अभी अपन ने बात की जस्ट कि आपके, जो मैंने अभी आपको बोला कि लीडरशिप चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, सारी चीजें वही पूछी जा रही है कि एक लोक सेवक के उन गुणों का परीक्षण कीजिए जो ऐसी स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे कार्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का भी गुण। अब यहाँ पर आ जाएगा एथिक्स में, जो आपने प्रशासन में एक लोक सेवक के गुण पढ़े हैं, एज इट इज वही सारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं है। आपको जब आप आंसर लिखोगे तो कितने गुण यहाँ पर लिखोगे? 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ना, 25 में चलो 3 क्वेश्चन है, तो मतलब यहाँ पर आपका 8 नंबर का या 9 नंबर का इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से उतने गुण वहां पर आपको मेंशन करने हैं। आपको प्रतिबद्धता बतानी पड़ेगी कि हमको कार्य के प्रति प्रतिबद्धता है, तभी तो हम पूरा काम करेंगे। साहस दिखाना पड़ेगा कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम साहस पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। पूछा है कि उन गुणों का परीक्षण कीजिए, तो केवल गुण लिखेंगे या उनको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा परीक्षण में, हाँ पूरा हाँ परीक्षण, यहाँ पे लिखना बस नहीं है ना, उनको हमें बताना है कि ये गुण है, इसका मतलब ये होता है। और जब ये डिसीजन लिया गया, जैसे अपन ने कार्य को, वो जो हमारी टीम बोल रही थी कि काम को रोक दो, तो हमने बोला नहीं रोकना है, मतलब आपका साहस, फिर आपकी लीडरशिप, आपने उनको कम्युनिकेट कर लिया कि नहीं अपन को करना है, आपका यहाँ पर संप्रेषण कि आपने उनको बहुत अच्छे से परस्यू कर लिया कि नहीं अपन को ये काम करना है। तो ये सारी चीजों को परीक्षण करते हुए लिखेंगे, केवल गुण नहीं लिखेंगे, बकायदा 2-2, 3-3 लाइन में उसको बताएंगे कि ऐसा हुआ, मतलब हमने ये काम किया, ये गुण उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके समक्ष नैतिक दुविधा की स्थिति है या नहीं। कहाँ पर आई थी नैतिक दुविधा? हमारी टीम को के सदस्य को गंभीर चोट हो चुकी है, हमला हो रहा है, उनका जीवन बचाना भी आपका दायित्व है, ठीक है ना। मानवीय दायित्व के साथ साथ एक नेता का प्रशासनिक दायित्व भी आ जाता है अपनी टीम की सुरक्षा। मतलब ये नहीं कि आप केवल मानवीय दायित्व बोल रहे हो, भाई आप किसी टीम के लीडर हो तो उस टीम को की सुरक्षा भी तो आपका एक दायित्व ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए हमारा कुछ भी नहीं है, और मानवीय दायित्व तो है ही है कि एक मानव होने के नाते हमारी टीम के जो मानव हैं तो उनको भी तो बचाना है, उनको मरने के लिए नहीं छोड़ना है। तो वो मूल्य प्लस दूसरा कौन सा मूल्य यहाँ पर अब किनके बीच में हो रहा, दूसरा मूल्य कौन सा है? नहीं, दोनों के बीच में जब विरोध की हम बात कर रहे हैं तो एक तो आपका मानवीय मूल्य हो गया, प्रशासनिक मूल्य, कर्तव्य। आपको जो कर्तव्य दिया गया है वो कर्तव्य आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर बकायदा हम लिखेंगे कि हाँ हमारे पास नैतिक दुविधा की स्थिति, 2 लाइन हम बताएंगे कि नैतिक दुविधा क्या होती है, इस प्रकरण में नैतिक दुविधा किस जगह पर उत्पन्न हुई, कौन से 2 मूल्य थे जिनके बीच में नैतिक दुविधा आई,
उसमें से किस वजह से और कौन से मूल्य को हमने प्राथमिकता दी, क्यों दी, उसका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे कि हमारे साथ भाई ये था कि जो जनता है, जनता परेशान है, उसको बचाव कार्य देना जरूरी है। वहां पर हम टीम की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए, जन सहयोग लेते हुए, एनजीओ के साथ वार्तालाप करते हुए, आम जनता को समझाते हुए हमने वहां पर बचाव कार्य को जारी रखने के लिए ये चुना कि हमें बचाव कार्य जारी रखना है। और जो गंभीर रूप से हमारा जो सदस्य था, गंभीर रूप से उसको चोट लगी थी, उसका हमने क्या किया, त्वरित रूप से उसको चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते हुए उसकी भी जीवन रक्षा के लिए हमने काम कर दिया। वो चीज को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा थोड़ी कि हमारा एक गंभीर रूप से चोटिल हो गया तो उसको वहीं छोड़ के आगे निकल जाएंगे। आप फौज को देखो, फौज में यदि एक व्यक्ति गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है, मतलब बिल्कुल भले ही उसको कह दो कि मौत की कगार पे, लेकिन उसको छोड़ के कभी भी फौज का अगला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, एक व्यक्ति उसके साथ रहता है। हमेशा जब फौज आगे स्टेप में बढ़ती है और गंभीर रूप से कोई घायल है तो उस घायल के लिए एक व्यक्ति होता है और उसके बाद बुला लिया जाता है उसको देखने के लिए मेडिकल टीम, और मेडिकल टीम जब तक नहीं पहुंच जाती है तब तक आपका जो फाइटर वहां पर है वो उसको छोड़ के नहीं जाता है। जैसे ही मेडिकल टीम पहुंचती है तो वो फौजी आगे बढ़ जाता है, मेडिकल टीम संबंधित घायल को लेके पीछे आ जाती है। तो जो हमारा साथी घायल हुआ है उसको भी हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसको भी सुरक्षित हाथों में सुपुर्द करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने काम में आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ऐसी परिस्थितियों को सॉल्व करते हैं। इसमें कोई डाउट और कुछ या कोई इनोवेशन? दुविधा और नैतिक दुविधा के बीच में क्या अंतर आएगा? नैतिक दुविधा में आ जाएगा कि दुविधा में तो एक सामान्य रूप से होता है, ये करे कि ये करे। दुविधा में तो विरोधाभास का गलत और सही दोनों हाँ, चीजें हो हाँ। सकती है, लेकिन जब नैतिक लग जाता है तो क्या वहाँ दोनों नहीं, दोनों नैतिक हो जाती है, मतलब हाँ, एक का चयन हाँ दोनों नैतिक है। नैतिक दुविधा में हमेशा आप देखना कि दोनों वैल्यूज आपकी एथिकल वैल्यूज होती हैं और दोनों ही जरूरी होती हैं। उसमें एक को चुने कि ना चुने, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब दोनों जरूरी हैं, उन दोनों जरूरी में से फिर आपको एक का चयन करना है। ये होती है नैतिक दुविधा की स्थिति, ठीक है ना। दुविधा में तो अपन को ये है कि ये करे कि नहीं करे, सामान्य हो गया। नैतिक दुविधा आपकी हमेशा दो नैतिक वैल्यूज के बीच में दुविधा उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर तो आपने देख ही लिया कि हमारा सदस्य गंभीर रूप से घायल हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो वो भी आपको, उनको बचाना आपकी एथिकल वैल्यूज है, लेकिन बचाव कार्य करना भी आपका एथिकल वैल्यूज है। दो नैतिक कार्य है, दोनों नैतिक कार्यों के बीच में हम कौन सा चयन करें, प्राथमिकता हम किसको दें, वो आपकी नैतिक दुविधा की स्थिति बन गई थी। इसके अलावा अगर आप नैतिक दुविधा की बात करो तो सामान्य रूप से जो आपको देखने को मिलेगा, आप देखो कि आप कहीं जा रहे हो, चौराहे का ही देख लो, ठीक है ना। आप जब चौराहों में जाते हो, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं, उस समय कौन सी दुविधा आती है? हम लोग तो आजकल महिला बाल विकास के ना, तो हम लोग कह देते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो, तुमको बाल आश्रम छोड़ देते हैं। हम लोग का तो एक सूत्री कार्यक्रम होता है, बच्चों को गाड़ी खोलते हैं, गेट खोलेंगे, मतलब बैठो चलो सबको बैठो, तुरंत फोन कर देंगे चाइल्ड लाइन को कि देखो बच्चे इधर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो अब चलो हम लोग तो महिला बाल विकास वाले। लेकिन आप अगर एज अ स्टूडेंट जा रहे हो चौराहे में, आपको छोटे बच्चे आपको भीख मांगते दिख रहे हैं, फटे चिते कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना, और अब आपको लग रहा है कि क्या करें, बेचारे को खाना दे दे। खाना दे देना मतलब भीख देना, पैसा देना, वो भी खाना तो लेते नहीं है, 10 रुपए दो, आजकल तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बन गया, 10 रुपए के नीचे से सिक्का दोगे तो फेंक देते हैं, गाड़ी में फेंकते हैं, बिल्कुल कांच तोड़ के भग जाते हैं और उल्टे सीधी गालियां और दे जाते हैं, गरीब कहीं भी मेरे से ले ले, ऐसा ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो आपको वहां पर आप लोग क्या करते हो, दे देते हो पैसे? देते नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता है वहां पर कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका है एथिक्स, वो ये है कि भिक्षावृत्ति को रोकना है, हमें बढ़ावा नहीं देना। अगर हमने आज उसको पैसे दिए तो उसका बल और बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा कि नहीं हमको तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, तो वो जो भिक्षावृत्ति का कलंक है वो बढ़ता जाएगा। तो आप नहीं देते हो, फिर वहां पर आप अपने वैल्यूज को, कि भूखे को खाना देना चाहिए, ये भी तो एक नैतिक मूल्य ना, तो इस नैतिक मूल्य को आप रख देते हो और आपको ये लगता है कि नहीं हमें भिक्षावृत्ति को रोकना है, तो आज हमें इससे भिक्षा नहीं देना। तो ये सामान्य रूप से भी आपके सामने नैतिक दुविधा आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर महिलाओं से संबंधित अधिकारों की बात आएगी और महिला शोषण की बात है। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों वाली एक परिधान उत्पादक कंपनी
है ना, महिला कर्मचारी। यहाँ पर बहुत अच्छे से बता रहा है कि बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी हैं। परिधान मतलब कपड़े। परिधान उत्पादक कंपनी के अनेक कारणों से विक्रय में गिरावट आई। इसको अंडरलाइन करें, विक्रय में गिरावट आई है मतलब उस कंपनी का जो सेल है वो कम हो चुका है। कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त किया। अब इसको यहाँ पर करिएगा, प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी, ठीक है ना, को नियुक्त किया है, जिसने अल्प अवधि में ही, कम समय में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया है। मतलब जो उसकी गिरावट आई थी उस गिरावट को संबंधित विपणन अधिकारी ने क्या किया है, बढ़ा दिया है। लेकिन अब यहाँ पर आता है किंतु परंतु, उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसको अंडरलाइन करिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में लिप्त होने की कुछ अपुष्ट, अपुष्ट को यहाँ पर कहिए क्योंकि अभी वहां पर पुष्टि नहीं हुई है, अपुष्ट शिकायतें सामने आई। कुछ समय पश्चात एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधन की विपणन अधिकारी के विरुद्ध, अब कुछ ही समय बाद, अभी तक अपुष्ट शिकायत थी, अब यहाँ पर पुष्ट हो गई, विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की। आपको सभी को पता है ना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न प्रतिषेध निवारण संरक्षण अधिनियम 2013, उसमें प्रत्येक ऐसे संस्थान जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, वहां पर आपकी अधिनियम की धारा 3 के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। और ये आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष हर जो कार्यालय होता है वहां पर महिला संबंधित जो भी शोषण की शिकायतें हैं कर सकती है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी के प्रबंधन की विपणन अधिकारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दायर की। अपनी शिकायत, अब देखो यहाँ पर काम किसका है, जो आंतरिक परिवाद समिति थी उस कंपनी की, जब उसके सामने शिकायत आती है तो कंपनी की जो समिति है उसका दायित्व बनता है कि वह तुरंत उस महिला की शिकायत पर एक्शन ले, जांच करे और उस चीज की पुष्टि करे, जो भी है सही गलत, कि क्या वाकई में उसके साथ इस तरीके का शोषण हुआ था तो महिला कर्मचारी को जो भी कंपनसेशन है वो उसको दिलवाना, राहत दिलवाने का काम आंतरिक परिवाद समिति का था, मतलब उस कंपनी का था। चीज समझे ना, आपका अधिनियम साफ कहता है कि आंतरिक परिवाद समिति आपकी क्या इंटरनल है, मतलब उस कंपनी की है। तो अब क्या हो रहा है, अपनी शिकायत के प्रति कंपनी की संज्ञान लेने में उदासीनता, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका उदासीनता को देखते हुए महिला कर्मी ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी। अब जब उसने देखा कि यह आंतरिक परिवाद समिति या वो कंपनी है जिससे हमने शिकायत की है, हमारे नियोक्ता हैं, वो हमारी शिकायत पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उस महिला ने क्या किया, पुलिस में पास गई, थाने में गई और एफआईआर दर्ज कर दी। परिस्थिति की संवेदनशीलता अंडरलाइन करिए और गंभीरता को भांपते हुए अब जब हुआ क्या कि जब महिला ने एफआईआर कर दी, पुलिस ने एक्शन ले लिया। पुलिस ने एक्शन लिया होगा तो कंपनी को उस चीज की संवेदनशीलता और गंभीरता समझ में आई। अब जब समझ में आई तो उसने क्या किया, महिला कर्मी को वार्ता करने के लिए बुलाया। कंपनी ने महिला कर्मी को मोटी रकम, है ना, मोटी रकम देने के एवज में अपनी शिकायत तथा प्राथमिकी, मतलब यहाँ से भी शिकायत वापस कर लो और पुलिस थाने से भी एफआईआर वापस ले लो, के लिए कहा तथा लिखकर देने के लिए कहा कि विपणन अधिकारी प्रकरण में लिप्त नहीं था। स्थिति समझ में आ गई ना। अब ये यहाँ पर आपका एक लोक सेवक, तो बाद में, पहले आपको ये समझना है कि ये एक कंपनी की बात है, प्राइवेट कंपनी की। उस प्राइवेट कंपनी में ये सारी घटनाएं घटित हुई। लोक सेवक यहाँ पर कौन सा है, पुलिस अधिकारी, जिस पुलिस अधिकारी के पास महिला की शिकायत गई। यहाँ पर आपको दोनों तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। पुलिस अधिकारी मतलब लोक सेवक के रूप में भी आपको काम करना है, एक महिला के रूप में भी आपको रखा जाएगा, ठीक है ना, हर चीज है यहाँ पर। इस प्रकरण में निहित मुद्दों की पहचान कीजिए। कौन कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर, इस प्रकरण में निहित मुद्दों की पहचान करिए। पहला क्वेश्चन, और दूसरा उसकी शिकायत नहीं सुनी गई है तो कंपनी का जो चल रहा है, मतलब उसके लिए मोटी रकम देने की बात कर रहे थे, कंपनी की अनियमितताओं संबंधी मुद्दा है। और तीसरा फिर पुलिस का आ जाएगा। देखो ये सब चीजें ठीक है, इसमें दो चीज तो एकदम स्पष्ट है, एक तो महिला उत्पीड़न, दूसरा कंपनी का आर्थिक लाभ। सीधा सीधा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन
कंपनी के आर्थिक लाभ की वजह से। क्यों? क्योंकि उस विपणन अधिकारी के आने से पहले कंपनी का जो विक्रय था वो बहुत गिर गया था। उस विपणन अधिकारी ने बहुत कम समय में कंपनी को आर्थिक लाभ अच्छा खासा दिलवाया, तो कंपनी के सामने उसका आर्थिक लाभ है। कंपनी की प्रतिष्ठा, यदि किसी भी प्राइवेट कंपनी के किसी इतने अच्छी जगह पर एक मैनेजर के रूप में अगर कोई विपणन अधिकारी है, उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न का केस आता है, मतलब उस कंपनी की प्रतिष्ठा मार्केट में खराब हो जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल, तो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लग जाएगी। उसके बाद यदि एक महिला कर्मचारी की बात को सुनकर कोई एक्शन लिया जाता है, तो हो सकता है जो अन्य महिलाओं के साथ भी कुछ घटनाएं घटित हो रही होंगी, वो सब उठ के आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सबको हिम्मत मिल जाएगी कि नहीं, इसकी सुनी गई है तो हम भी अपनी सारी बातें बता दें। आप देखते हो ना, अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में एक केस आया था कि किसी बहुत ये जो अपन का ये जो ड्रग्स बेचने वाली आंटी पकड़ाई है ना, उनके बेटे के खिलाफ पेपर में आया है ना कि एक भोपाल में रहने वाली युवती ने कंप्लेन करी। अभी 2 साल बाद शारीरिक शोषण की कंप्लेन की है। उससे पूछा गया कि आपने पहले क्यों नहीं किया था, तो उसने यही सेंटेंस बोला है कि इतने ज्यादा ये लोग रसूखदार थे कि मुझे इनके खिलाफ शिकायत करने में डर लग रहा था, लेकिन चूंकि आज इनके खिलाफ इतने सबूत मिल गए तो हिम्मत करके मैं 2 साल बाद उसने शारीरिक शोषण की शिकायत की है। तो ये चीजें होती है ना कि यदि वहां पर एक को न्याय मिलने लगेगा तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो ऐसे में प्राइवेट कंपनीज डर जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो एक मुद्दा है पता नहीं कितने मुद्दे उछल के आ जाएं, तो प्रतिष्ठा बहुत दांव पर लगी रहती है। तो ये कुछ मुद्दे हैं आपके जो आपके इससे संबंधित है। ठीक है ना? क्लियर? इसमें और कुछ आपको समझ में आ रहा है तो उसको भी ऐड ऑन करिए। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कंपनी की अनियमितता तो है ही है कि कंपनी का कोई मतलब नहीं है। कंपनी का जो अपन उसको शब्द क्या देंगे, कर्मचारियों के प्रति जो लगाव ना होना, मतलब उसको अपन क्या शब्द दे सकते हैं, उदासीनता, है ना? नियोक्ता की महिला कर्मचारियों के प्रति उदासीनता, है ना? ये भी है, मतलब महिला कर्मचारियों के प्रति उदासीनता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक महिला कर्मचारी के साथ ऐसा हुआ है तो वो सोचे कि अगर एक के साथ आज हो रहा है, चलो ठीक है इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन आज यदि एक के साथ हो रहा है और हम आज संबंधित व्यक्ति को सजा नहीं देंगे तो उसका भी तो मनोबल बढ़ेगा, तो वो कितनों के साथ फिर इस तरह की गलत हरकतें करेगा। सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर एक चीज आपकी ये भी आ जाती है कि नियोक्ता की, कंपनी की महिला कर्मचारियों के प्रति उदासीनता, की उनकी समस्याओं के प्रति उदासीनता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो बाकायदा। यहाँ पर अगर वही चीज यहाँ पे फिर से आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है। यदि आपका क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में समझ में आ रहा है तो आपको 50 शब्द में कंक्लूड करना है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि यही क्वेश्चन मुद्दे हैं, जो मुद्दों वाला है, यही क्वेश्चन आपका 10 या 12 नंबर में है, तो आपको सीधे इसको 200 शब्द लेके जाना है। मतलब मुद्दे की हेडिंग डाल के उसको डिस्क्राइब भी करनी है। हमेशा याद रखिएगा कि केस स्टडी में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कि कितने क्वेश्चन है और वो केस स्टडी कितने नंबर की है, 25 नंबर की है, 35 नंबर की है, कितने नंबर की है। उससे आपको ये समझ में आ जाता है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो मार्किंग के हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर की जो लेंथ है या फिर ये शब्द सीमा है वो बढ़ जाएगी और घटेगी। जो भी शब्द सीमा है, अगर आपका कम नंबर का है शब्द सीमा कम रहेगी, ज्यादा नंबर की है तो शब्द सीमा आपकी 200 से 250 शब्द जाती है। आप उसको ये मत सोचो कि हम इतने में ही खत्म कर देते हो गए, बात खत्म नहीं। अगर आपका 10 से 12 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपको 200 शब्द तक आपको केस स्टडी में उसका आंसर लेके जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या महिलाओं को शिकायत वापस लेनी चाहिए? अब देखिए यहाँ पर महिला कर्मचारी के सामने 2 चीजें आ गई। एक उसके को मिलने वाला न्याय, उसकी गरिमा, उसके साथ जो गलत व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ जो उसने आवाज उठाई है, और दूसरी है मोटी रकम, है ना? मोटी रकम दी जा रही है। वो मोटी रकम कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो महिला उस मोटी रकम को अपनी जिंदगी में कमा ही ना पाए, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। और यदि संबंधित व्यक्ति मोटी रकम देने के आधार पर उसको शिकायत वापस लेने को बोल रहा है तो ये स्वतः मतलब कल्पना की जा सकती है कि उसको धमकी भी साथ में हो रही होगी।
कि तुम शिकायत वापस नहीं लोगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब यहाँ पर आप बताइए कि एक महिला जो सच्ची है, जो मेहनत करके पैसे कमा रही है, उसके साथ गलत हुआ और उस गलत के लिए कोई साथ नहीं दे रहा है। जब उसने पुलिस में एफआईआर करी, पुलिस उसकी मदद के लिए खड़ी है, तो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या महिला को शिकायत वापस लेनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर आपका एथिक्स एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए। नहीं मतलब नहीं। यहाँ पर हम नहीं लेंगे। और आपका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम आपको ये संरक्षण देता है कि यदि आप सही हो तो आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता। महिला कर्मचारी को ये पता होना चाहिए, उस अधिकारों के बारे में जानकारी प्रत्येक महिला को होनी चाहिए कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किस किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो यदि महिला कर्मचारी को बोला जा रहा है कि आप शिकायत वापस लें, आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, आपको किसी प्रकार से धमकी दी जा रही है, तो इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि आप अपनी बात पर अडिग हैं कि नहीं, मुझे शिकायत वापस नहीं लेनी है। क्योंकि यदि मैं शिकायत लेती हूँ तो कल को यह सिद्ध हो जाएगा कि मैं गलत थी, मतलब गलत शिकायत मेरे द्वारा की गई, महिला कानूनों के दुरुपयोग का एग्जाम्पल बनूंगी। तो जब आप उसमें लिखेंगे कि महिला को शिकायत क्यों वापस नहीं लेनी चाहिए, तो उसको वहां पे मेंशन करिए कि महिलाओं को उनके साथ जो भी शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, उससे उनको संरक्षण दिलाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को सजा दिलवाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। और यदि महिला इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करेगी तो लोगों के सामने यह रिफ्लेक्ट होता है कि महिला ने केवल पैसे के लिए झूठी शिकायत की है। तो यदि एक महिला ऐसे किसी प्रकार से अपनी शिकायत वापस लेती है, तो कल को यदि दूसरी महिला है वह शिकायत करेगी, तो लोगों के पास, समाज के पास ये मैसेज कन्वे होगा कि महिला तो केवल और केवल पैसे कमाने के लिए ऐसी झूठी शिकायत करती हैं, फंसा देती हैं, और फिर बाद में जब उनको पैसा मिल जाता है तो वो खुद ही लिखित में दे देती हैं कि ऐसा संबंधित व्यक्ति ने नहीं किया है। इसलिए आपका यहाँ पर जो आपको लिखना है वहां पर ये होना चाहिए, और वास्तविकता में भी महिलाओं को इसी बात पे अडिग होना चाहिए कि यदि उनके साथ गलत हुआ है तो वो न्याय मांगे। पैसे से कॉम्प्रोमाइज करके गरिमा और सम्मान नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपन इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, महिला कर्मी के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो अपन ने पहले देख लिया कि महिला कर्मी के सामने विकल्प कौन सा उपलब्ध था। एक तो जब उसके साथ उत्पीड़न हुआ तो वो शिकायत ही ना करे, चुपचाप सह ले, जैसा चल रहा है चलने दे। दूसरा विकल्प उसके पास क्या उपलब्ध था, जो उसने किया, उसने शिकायत करी, उसकी शिकायत पे सुनवाई नहीं की, तो उसने तीसरा क्या काम किया, पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवा दी। अब जब प्राथमिकी दर्ज करवा दी तो महिला के सामने विकल्प क्या आ गए कि महिला को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप पैसे लेके शिकायत वापस ले ले। तो या तो महिला शिकायत वापस ले ले या फिर अपने लिए न्याय मांगे और जो उसने प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया के तहत अंतिम रूप तक लड़ती रहे और न्याय को प्राप्त करे और संबंधित व्यक्ति को सजा दिलवाए, ताकि समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि इस प्रकार से यदि आप किसी महिला के साथ गलत हरकत करोगे तो कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा आपको दंडित किया जाएगा, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी क्या कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर आपको एक पुलिस अधिकारी मतलब एक लोक सेवक, आपको पता है कि आईपीसी 20 की धारा 21 में लोक सेवक के रूप में परिभाषित किया गया है। तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी क्या कार्रवाई होगी। बहुत सिंपल सी बात है कि पुलिस कर्मचारी के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, महिला के द्वारा जो भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसकी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। यहाँ पे साफ लिखा है कि महिला ने पुलिस पे प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। मतलब जब महिला पुलिस के पास जाती है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको भगाया नहीं गया, उसकी सुनवाई की गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो एक पुलिस अधिकारी
प्रकृति को देखेगा कि जो यौन उत्पीड़न हुआ है उसकी प्रकृति क्या है। क्यों? क्योंकि यौन उत्पीड़न की अलग अलग कैटेगरी होती है। यदि पूर्णतः बलात्कार है तो आपकी 376 लगती है, और 376 में महिला के कथन के साथ एफआईआर दर्ज होते ही त्वरित गिरफ्तारी है। तुरंत पुलिस वहां जाके गिरफ्तार करेगी, महिला का मेडिकल करवाएगी, सबूत ढूंढेगी, ये सारी कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ से अगर वो देखते हैं कि बलात्कार अभी हुआ नहीं है, बलात्कार की कोशिश हुई, अटेम्प्ट टू रेप है, तो उस हिसाब से फिर पुलिस अपनी दूसरी कार्रवाई करेगी। यदि कुछ ऐसी कोशिश की गई थी, टच किया गया था, अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से फिर वो महिला के साथ जिस प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ है उस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई होती है। तो एक पुलिस अधिकारी होने के नाते आपकी जो कार्रवाई होगी, आप यौन उत्पीड़न की प्रकृति के आधार पर आप सारा लिखेंगे कि यदि बलात्कार हो चुका है तो आप धारा 376 के तहत आप पे संबंधित जो अपराधी है उसको त्वरित रूप से गिरफ्तार करेंगे, उसका महिला का मेडिकल करवाएंगे, महिला का बलात्कार हुआ है उसके लिए आप जो संबंधित प्रत्यर्थी है उसके जो सबूत है वो वहां से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, गवाह ढूंढेंगे जो महिला की तरफ से गवाह देंगे, महिला को विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। क्यों? क्योंकि महिलाओं से संबंधित सभी जो अधिनियम है उस अधिनियम में लिखा हुआ है कि पीड़िता के द्वारा विधिक सहायता मांगे जाने पर पुलिस या संबंधित एजेंसी जो सेवा प्रदाता है वो क्या करती है, महिला को विधिक सहायता उपलब्ध कराती है। विधिक सहायता का मतलब होता है सरकारी वकील उपलब्ध कराना निःशुल्क, मतलब महिला को निःशुल्क रूप से सरकार के द्वारा एक सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा जो कि महिला की तरफ से केस लड़ेगा। फिर साथ ही साथ आप अपनी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक जांच रिपोर्ट बनाएंगे और माननीय न्यायालय में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, चालान प्रस्तुत करेगा। तो ये एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका होगी कि ऐसे केसेस में आप किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि इस प्रकरण के संबंध में किसी कानून या विधि को लिखिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके लिए साफ साफ अधिनियम बना हुआ है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण संरक्षण एवं प्रतिषेध अधिनियम 2013। तो इस यहाँ पर सीधे सीधे, और उस पे चूंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पे कोई भी प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो कितने नंबर में पूछा जा रहा है उसके बारे में देखिए, और फिर उसकी जो शब्द सीमा है आंसर की वो डिसाइड करिए कि कितने शब्दों में हमें लिखना है। आप केवल ये लिख के नहीं छोड़ देंगे कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम ये, आप इसके अंतर्गत बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सी परिस्थितियों पे आपका कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम को लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लाभार्थी क्या है, इसमें क्या प्रमुख प्रावधान है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर जो कानून है उसको लिखेंगे। तो ये आपका एक केस है जिसमें आपको हर तरीके से वो देखा जा रहा है कि यदि आप पुलिस अधिकारी हैं, मतलब लोक सेवक है, तो कैसी भूमिका, आप महिला हैं तो कैसे क्या करना है, मुद्दों की पहचान की जानी है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो 2 केस स्टडी अभी अपन ने सॉल्व कर ली है। आप लोग घर में और प्रैक्टिस करिए। सन 2014 से आपका ये केस स्टडी एथिक्स का पेपर स्टार्ट हुआ है नए पैटर्न से। तो 2014 से लेकर 2018 तक के जो भी आए हुए केस स्टडीज हैं उनको सॉल्व करिए। इसके अतिरिक्त जहां पर भी आपको केस स्टडीज मिल रही हैं उनको सॉल्व करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप उसको सॉल्व करने के लिए मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे। और केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको उसका पूरा सिलेबस पहले पढ़ा हुआ होना जरूरी है। मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि एथिक्स का सिलेबस हम बाद में कंप्लीट करा लेंगे, पहले केस स्टडी सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। जब आपको एथिक्स का पूरा पेपर बन रहा है, क्यों? क्योंकि पूरी मनोवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है, पूर्वाग्रह क्या होता है, आपका विभेद क्या होता है, आपकी नैतिक दुविधा क्या होती है, आपके मूल्य क्या है, प्रशासनिक मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, मानवीय मूल्य क्या है, सद्भावना क्या होती है, समानुभूति क्या होती है, एम्पैथी, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मतलब जो जो चीजें लोक सेवक के गुण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से गुण लोक सेवक में होने चाहिए, ये सारी चीजें आप तभी बहुत अच्छे से बता पाओगे जब आपने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो, आपको सिलेबस पूरा बनता हो। इसलिए सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है केस स्टडी के लिए। केस स्टडी हम हवा में सॉल्व नहीं करते हैं। केस स्टडी आपका तथ्यात्मक होता है, तथ्यों के साथ आप देते हैं तर्क, और तथ्यों के साथ जब आप तर्क को समाहित करते हैं
तभी आपका जो केस स्टडी में पूछे गए प्रश्न होते हैं उनका जो उत्तर आता है वो बिल्कुल सटीक आता है। और केस स्टडी एथिक्स के पेपर में 65 मार्क्स का होता है, जो आपको मेरिट में ऊपर ले जाने में बहुत योगदान करता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयारी करके सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। 65 मार्क्स को हल्के में मत लीजिए कि केस स्टडी तो हम ऐसे ही वहां पर सॉल्व करके आ जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से करिए, ये आपके रिजल्ट को बहुत ऊपर लेके जाने वाला विषय है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन कर सकते हैं, टेलीग्राम है, आपका फेसबुक है, या फिर आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, कहीं पर भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर इमीडिएट जैसे ही मैं पढ़ती हूँ या जैसे ही मेरे तक मैसेज कन्वे होता है तो मैं उसको दे सकूं। यदि किसी को और भी कुछ पूछना है तो उसके बारे में भी आप लिख दीजिए। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं आपको ऐसे कोई स्पेशल गाइडेंस दे सकूं तो वो बता दीजिए। नेक्स्ट गाइडेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि अब मैंने सोचा हुआ है, मैंने सोचा है कि हिंदी में जो आपका प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन है, तो इस पर एक ऐसे ही हम सेमिनार या क्लास रखेंगे जो आपका 2 पार्ट में रहेगा। और फिर उसके बाद निबंध लेखन का रहेगा कि किस प्रकार से अच्छा निबंध हम लिखें ताकि जो 100 नंबर का हमारा पेपर है उसमें हमें बहुत अच्छे नंबर मिल सके, हम अच्छी उसमें स्कोर कर सके। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज तो बहुत अच्छा दिन है कि आज आपका एजुकेशन सेक्टर भी खुलने के लिए आपको आदेश मिल चुका है। आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा साइन कर दिया गया है आदेश कि 31 दिसंबर के बाद से 50% कैपेसिटी के साथ एजुकेशन सेक्टर खुल रहा है। तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं। अगली पीएससी भी जल्दी आने वाली है और 2019 पीएससी मेंस के अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।